जी लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट मिली थी आइसोमेरिज्म की, जरा उसके आंसर्स भी लिख लें और उसके जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछ लें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, एक प्रोपीन एक साइक्लोप्रोपेन, आई थिंक सबका ठीक होगा ये। सेकेंड था हाउ मेनी जेमिनल डाइहेलाइड, जयती इधर, हाउ मेनी जेमिनल डाइहेलाइड मतलब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर, इसके लिए पॉसिबल होगा एक 1-1 और दूसरा 2-2, तो ही पॉसिबल होंगे। तो आंसर इसका भी क्या हुआ, बी। थर्ड था, इसका आंसर था सी, ये क्लास में भी करवाया मैंने, इथेन के टोटल 9 प्रोडक्ट पॉसिबल है। फोर्थ, इसका आंसर है सी, इसमें पोजीशन भी चेंज हो रही है और चेन की लेंथ भी चेंज हो रही है, तो बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट था पेयर ऑफ आइसोमर गिवन, इसका आंसर है डी। नन क्यों बोला? अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देख लें जरा, पहला कार्बन, उसके ऊपर मिथाइल, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, पिछला कार्बन, इसके पीछे वाला कार्बन जिसपे क्लोरीन है, दूसरा H है, तीसरा CH2Cl है। ये स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड वाले का स्ट्रक्चर बनाए, पहला कार्बन, उसके ऊपर अटैच्ड है CH2Cl, उसके ऊपर अटैच्ड है 2H, इसके पीछे वाला कार्बन, उस पे एक H है, एक Cl है जो पेरिफ्री से स्टार्ट हो रहा है, और तीसरा इथाइल है, ये इथाइल है। अब नेमिंग देखें तो ये नंबर यहां से शुरू होगा 1 2 3 एंड 4, ये 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन हुआ। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ? पहले तो बताओ क्या कार्बन बराबर है दोनों में? तो ये तो आइसोमर ही नहीं है, दे आर नॉट आइसोमर, इसीलिए आंसर क्या था, नन। पर नेम क्या होता है इसका? 1,3 डाइक्लोरोपेंटेन। तो आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन है ना, कम से कम फॉर्मूला तो सेम हो। उसके बाद 6th क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ आइसोमर, इनमें से कौन आइसोमर नहीं है? इसका आंसर है सी, बिकॉज सी जो पेयर है ना ये आइडेंटिकल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, CH के साथ 2 मिथाइल, आगे CH2, फिर CH3, दूसरे वाले में CH3 CH2 CH और ये 2 मिथाइल, तो ये तो दोनों सेम हुए ना, तो आइडेंटिकल पेयर इज सी। उसके बाद 7 था, इसका आंसर है ए, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन विद 5 कार्बन। अब 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये एक ब्रांचिंग, और ये ब्रांचिंग की लोकेशन 2 मिथाइल है 3 मिथाइल है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है तो हमें स्टीरियो देखना ही नहीं है। उसके बाद 2 साइड चेन 2,2 डाइमिथाइल। उसके बाद इसके कीटोन बनाने हमें 5 कार्बन वाला 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, मेटामर्स हैं ये। उसके बाद ब्रांचिंग करते हैं अगर हम, तो एक कीटोन ये बनेगा, तो 4 एल्डिहाइड और 3 कीटोन, टोटल आइसोमर कितने हो गए? 7। पता चला? ठीक है, नोट तो नहीं करने? हाँ जी। अगला था 8th क्वेश्चन, एक इनॉल है एक कीटोन है, तो ऑब्वियसली इसमें कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म ही कहेंगे। हालांकि ये फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं, बट ये भी तो फंक्शनल आइसोमर के लिए ही नेम है, और इनॉल और कीटो ये तो होते ही इक्विलिब्रियम में है, टॉटोमर्स हैं, तो हमें यही आंसर देना होगा। 9 था विच इज नॉट एन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आइसोमर कौन सा कंपाउंड नहीं है जिसका फॉर्मूला ही मैच नहीं करता हो? ये है एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। CHO, इधर मिथाइल इधर मिथाइल,
हाइड्रोजन ही पूरे नहीं, बाकी सब अल्कोहल, ईथर, ये तो आइसोमर है ना, फंक्शनल आइसोमर है। तो आंसर था ए। 10th में था विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो मेटामेरिज्म, जिसका फंक्शनल ग्रुप एंड में हो। नाइट्राइल साइनाइड को कहते हैं, CN का IUPAC नेम नाइट्राइल है। सेकेंडरी अमीन में तो दोनों तरफ आ रहे हैं, कीटोन्स में दोनों तरफ आ रहे हैं, ईथर में दोनों तरफ आ रहे हैं, राइट। अगला, द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 मिथाइल इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तुम्हें पता है स्टैगर्ड में दोनों मिथाइल ऑपोजिट होते हैं। हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, ये इथेन है, दोनों के हाइड्रोजन एटम, लेकिन इथेन में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है। अगर हम इसको 60 डिग्री से रोटेट करें तो यह इधर आ जाएगा। ब्यूटेन में ही एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन हैव कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मिथेनॉल, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रोटेशन से ये H की लोकेशन आपस में चेंज हो जाएगी, कॉन्फर्मर्स आ गए। H2O2 में दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट और सेम साइड में, अराउंड सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। और NH2 ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं और सेम साइड में भी हो सकते हैं। तो ऑल आ गया आंसर। 13 था लीस्ट एनर्जेटिक कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लीस्ट एनर्जेटिक मतलब मोस्ट स्टेबल, और ये चेयर फॉर्म है। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही पता चल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। ब्यूटेन में सबसे स्टेबल स्टैगर्ड होता है, फिर गॉश होता है, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड होता है, फिर फुली एक्लिप्स्ड होता है। हाँ, अगर मान लो ये होता इथेन 1,2 डायोल, तो ये ऑर्डर क्या होता? तो गॉश सबसे पहले आता, क्योंकि गॉश में इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती, फिर स्टैगर्ड आता, और उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स तो है ही, देन फुली एक्लिप्स्ड, राइट। 15th में था एन एल्केन फॉर्म आइसोमर इफ द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज। कितने कार्बन एटम पर शुरू होता है? 3 कार्बन से तो होता नहीं है, 4 कार्बन से होता है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट इज वन अमंग द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड के दोनों में से किसी भी कार्बन पर बोथ द ग्रुप शुड नॉट बी सेम। तो CH2 है ना, उसमें तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, बाकी सब में पॉसिबल है। ये H और क्लोरीन है, ये H और पूरा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ भी एक मिथाइल है और H है, यहाँ भी H और ये पूरा ग्रुप है। कंडीशन याद पता है ना सबको, एक डबल बॉन्ड के साथ एवरी डबल बॉन्ड शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग या एन डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस। इसमें देखो सिमेट्री नहीं है और बोथ द डबल बॉन्ड्स आर एलिजिबल, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2⁻n के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 4। एंड व्हाट इज n? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या जो भी है। अच्छा, जैसे कि मान लो ये एक कंपाउंड है, अब इसमें टोटल आइसोमर पूछे जाएं तो क्या बताएंगे? पहले तो मुझे बताओ इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है? ये कायरल है, दिस वन इज ऑल्सो कायरल, दिस वन इज ऑल्सो कायरल, और ये बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल के लिए, कायरल नहीं है पर स्टीरियो सेंटर तो है ना। तो हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर देयर? 4। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर n, यहाँ स्टीरियो सेंटर हो गया 2⁴ हो गए, 64 हो गए, नहीं 16 हो गए, टोटल 16 आइसोमर। ये समझ में आया? स्टीरियो सेंटर का मतलब समझ में आया? सम ऑफ द स्टीरियो सेंटर कैन बी कायरल सेंटर, पर स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल भी आ जाते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी आ जाते हैं। किसी को डाउट इसमें? एनीवन? हाँ जी। 19th ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर्स हैं, एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन आइसोमर देखने में लग रहे हैं, पर ये तो कभी भी नहीं होगा ना। अल्कोहल और एल्डिहाइड दे आर नेवर आइसोमर, फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो लिख के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
हाँ, ये डी वाला पार्ट देखो, नाइट्रो इथेन इसको कहते हैं, नाइट्राइट ONO ग्रुप को कहते हैं, तो ये इथाइल नाइट्राइट हो गया। तो आंसर कौन सा था? सी। नेक्स्ट था, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन हेक्सेन C6H14? 6 कार्बन इन द चेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, फिर 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 डाइमिथाइल पेंटेन, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो टोटल कितने बने? 5। किसी और के कोई और आ रहा है दिमाग में? यही है ना? Then 22, which will show metamerism? इथाइल और मिथाइल, इसको इथाइल को इधर भी लिख दो तो भी एक ही रहेगा ना, मिथाइल और इथाइल, इसमें भी कोई मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। जहां पर हम एक्सचेंज कर सकें वहां पॉसिबल है। अब जैसे मिथाइल और प्रोपाइल है तो डाइथाइल भी आ सकता है, तो इट इज पॉसिबल ओनली इन ए। सारे ईथर में थोड़ी हो जाता है, वो तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने लायक कार्बन तो हो तभी होगा ना। बी में सल्फर है और यहाँ इथाइल है और इधर मिथाइल है, क्या कर सकते हैं? हाँ। नेक्स्ट था, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड या फुल्ली स्टैगर्ड, एक ही बात है। 24th, हाँ लिख रहे हो ना ये आंसर? ये डी है, तुम कह रहे थे ना आंसर में कुछ थी प्रॉब्लम। 24th में विच आर आइसोमर्स, ये तो आई थिंक रिपीटेड था क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। हाँ, अल्कोहल और ईथर आइसोमर है। अब एसिड और कीटोन तो कभी भी नहीं हो सकते, ऑक्सीजन ही पूरे नहीं है। टाइम पर आया करो। एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, एसीटोन में 3 कार्बन, एसिटल्डिहाइड में 2 ही कार्बन, फिर गलत है। मिथाइल अल्कोहल डाइमिथाइल ईथर, फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो आंसर क्या हुआ इसका? ए। फिर था, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, याद करो स्टेटमेंट बताई थी मैंने, टेट्राहेड्रल सेंटर होना चाहिए जिसके साथ 4 ग्रुप लगे हों। ठीक है, ऑल ग्रुप्स में तो डबल बॉन्ड भी हो सकता था, 3 ही ग्रुप हो जाते, ट्रिपल बॉन्ड होता 2 ही ग्रुप हो जाते। ठीक है, तो आंसर था ए। 26, द कंपाउंड विच विदाउट अ कायरल एटम, फर्स्ट वाला कायरल नहीं है, CH2Br CH2Br सेम है ना ये वाले ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम है, बाकी सब में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मिथाइल है, इथाइल है, CH2Br है और CH है। ऐसे यहाँ पर एसिड है और ये CH2COOH, तो डिफरेंट हुआ ना। तो बाकी सारे कायरल हैं एक्सेप्ट फर्स्ट। हाउ मेनी पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर फॉर दिस फॉर्मूला? 4 कार्बन वाले 2 एसिड पॉसिबल है ना? कौन कौन से? ब्यूटेनोइक, और एक ब्रांचिंग हो जाए आइसोब्यूटायरिक, या जो भी आईपीएसी नेम है, और एस्टर, ये 4 है। आई थिंक अब तो ये वाला फॉर्मूला मैंने क्लास में भी बताया था, है ना? मिथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल इथेनोएट, प्रोपाइल मीथेनोएट, आइसोप्रोपाइल मीथेनोएट। हो गया, आंसर था बी। नेक्स्ट था, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर 3 सेंटर हैं, जरा ध्यान से देखना, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, तो और ये पाई बॉन्ड, तो तीसरा बॉन्ड ऊपर ही होगा ना जहां हाइड्रोजन होगा, क्योंकि sp2 है, sp2 विल बी ट्रायंगुलर इन शेप। अब अगले वाले में देखें, 1 2 3, तो ये H नीचे की तरफ है, इसका मतलब Z के अराउंड NT मतलब ट्रांस कॉन्फर्मेशन है। अब इधर X पे आ जाओ, 1 2 एंड 3, नीचे वाले में देखो 1 2 एंड 3, ये दोनों H क्या हो गए? सेम साइड में, तो X में क्या आ जाएगा? सिस, और Y में भी ऐसे जो बनाया हुआ है ना, ये सिस होगा। तो याद रखिए, कभी भी डबल बॉन्ड ऐसे बना हो तो वो सिस होता है, ऐसे बना हो तो वो ट्रांस होता है। दिस इज ट्रांस एंड दिस वन इज सिस। अब जैसे कि अगर मान लो ऐसे होता, अभी पूछा था इसने, ऐसे तो सिस ट्रांस ही नहीं है ना, क्यों नहीं है? ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो एक H होना चाहिए तब आएगा ये। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 28, राइट। अगला, विच कंपाउंड इज कायरल?
रिंग में तुम्हें बताया था मैंने कायरल कैसे चेक किया जाता है. यू हैव टू मूव ऑन बोथ साइड. डिफरेंट. यहां पर देखें, इधर इधर, यहाँ सेम. तो ये तो कायरल हुआ ही नहीं, सिमेट्री आ गई. ये देखें सेम, ये सेम, अगला सेम, ये सेम, ये तो कॉमन है. तो यहाँ भी सिमेट्री आ गई. लास्ट वाले में तो वैसे ही सिमेट्री थी, तो कायरल सिर्फ बी हुआ. ठीक है. अगला था विच विल हैव कायरल कार्बन. ये कार्बन दोनों ग्रुप सेम, कायरल नहीं हुआ. इधर देखो CH2Cl, CH2Cl. अच्छा ये Cl अगर मेटा पे भी होता ना तब भी डिफरेंट हो जाता, पर अभी तो ये सेम हो गया. तीसरे में भी ये मेटा पे क्लोरीन, ये भी मेटा पे क्लोरीन, पूरा का पूरा ग्रुप आइडेंटिकल. नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है क्योंकि ये Cl है, ये Br है, H और OH. सो विच हैव कायरल सेंटर B. सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, ये वही क्वेश्चन आ गया. फर्स्ट वाले में सिस ट्रांस है. रिंग में तुम्हें याद होगा, रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से सिस ट्रांस कब आता है? जब रिंग साइज क्या हो, 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स हो. छोटी रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से ये आइसोमेरिज्म नहीं आता. बताया था ना इसमें, बड़ी टिपिकल सी ऐसी अरेंजमेंट थी जो कि कायरल भी था, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. ये तो वैसे ही CH2 है और इसमें चारों मिथाइल है, तो आंसर ए हुआ. देन which of the following compounds are mesoform. मीजो के लिए सिमेट्री का होना जरूरी है ना. फर्स्ट में तो सिमेट्री हो ही नहीं सकती, क्यों? एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो ये तो मीजो होगा नहीं. सेकंड वाले में दोनों क्लोरीन ऑपोजिट है, ये भी नहीं होगा. लेकिन थर्ड वाला सिस है, ये देखो वेज पर बनाया हुआ है ना, और यहां से सिमेट्री आ गई, दोनों मिथाइल सेम साइड में. सो इट इज ओनली 3. देन ई आइसोमर, ई और जेड के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? हेवियर. फ्लोरीन और क्लोरीन में से हेवियर इज क्लोरीन, H और Br में से Br इज हेवियर. तो ये क्या हो गया? Z, ज्यूसमीन टुगेदर. सेकेंड वाले में तो वैसे ही टुगेदर है, Z हो गया. तीसरे वाले में इन दोनों में हेवियर है मिथाइल, लेकिन इन दोनों में हेवियर है ये वाला, तो ये ऑपोजिट हुए ना. दिस वन इज E. तो आंसर क्या हुआ? C. आई थिंक अब तो आइसोमर्स का कुछ आइडिया लगने लग गया होगा तुम्हें. नेक्स्ट था टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर क्लोरोप्रोपीन. तुम्हें पता है ये कंपाउंड है 3 क्लोरोप्रोपीन, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं. ये है 2 क्लोरोप्रोपीन और तीसरा है 1 क्लोरोप्रोपीन. ये जो 1 क्लोरोप्रोपीन था इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. कैसे? 1 क्लोरोप्रोपीन ट्रांस, ये सिस. ठीक है. तो टोटल आइसोमर कितने हुए? 4. बट यहां क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसीलिए आंसर क्या हुआ? 3. राइट. लास्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. एक ही कायरल सेंटर है इसमें, ये वाला. वैसे स्टीरियो सेंटर होता तो आंसर 2 होता. दिस डबल बॉन्ड इज ऑल्सो स्टीरियो सेंटर. तो समझ में आया ही, कायरल सेंटर हो या स्टीरियो सेंटर हो आंसर चेंज हो जाता. तो ये हो गया होगा क्लियर. और कोई आइसोमेरिज्म का डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं. GOC का डाउट हो. तुमने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसमें? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह में हमने लास्ट क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट किया था, इलेक्ट्रोमेरिक, मीजोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट. सो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट था,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में टेम्परेरी ट्रांसफर था पाई इलेक्ट्रॉन्स का, प्लीज अब जरा ध्यान से सुने। और मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों का कंप्लीट ट्रांसफर था। मीजोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट था। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पर मीजोमेरिक में इट इज ऑलवेज इफेक्ट, हमेशा ही रहेगा, चाहे वो रिएक्ट करता है या नहीं करता। हमने यहाँ दो तरह के केसेस किए थे मीजोमेरिक इफेक्ट में। हम ग्रुप्स को क्लासिफाई करते हैं, राइट? ग्रुप्स विद प्लस एम इफेक्ट, ग्रुप्स विद माइनस एम इफेक्ट। किसी भी ग्रुप का कौन सा एटम चेक करना होगा कि वेदर इट विल एक्सर्ट मीजोमेरिक प्लस या माइनस की एटम। एंड व्हाट इज द की एटम? जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे ये है अनसैचुरेटेड कार्बन और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है। अगर इसके साथ मान लीजिए NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो इसका की एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन। नाउ लिसन, नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना ले तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। 3 बॉन्ड बनाने के बाद अगर लिखा हुआ ना भी हो ना, अंडरस्टूड है कि इस पे लोन पेयर होगा। सो दिस इज द की एटम विद लोन पेयर। तो ये कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा? प्लस एम इफेक्ट। मतलब ये क्या करने वाला है? अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में चेंज हो गए तो पाई इलेक्ट्रॉन को 100% आगे शिफ्ट होना ही पड़ेगा टू मेंटेन वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन पेंटावैलेंट थोड़ी बन सकता है। तो ये लोन पेयर अगर इधर आए, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और जहां अल्टीमेटली पहुंचे वहां चार्ज, कंप्लीट चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। तो मीजोमेरिक प्लस एम इफेक्ट ने क्या किया? इसने अनसैचुरेटेड कार्बन को और भी इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया। तो ग्रुप्स विद, पहले तो स्ट्रक्चर बना दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव, एन का लोन पेयर बॉन्ड में और पाई बॉन्ड लोन पेयर में। हाँ बोलो। अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा। जो भी चेंज होगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन में होगा। अगर कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अनसैचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उधर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों आएगा? तो शेयर करने में एक तो उसको वैसे भी देना था। एक तो वैसे भी उसको देना ही था ना, इसने एडिशनल क्या दिया? एक और दे दिया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इस बॉन्ड में इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, एक दोनों एक एक कार्बन ने कंट्रीब्यूट किया था। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसको 1 का गेन हुआ ना। एक तो उसका अपना ही था बॉन्ड बनाने में, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज। एंड लिसन, जब 1 नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है? कुछ पूछना है? एसी चलाना है? हाँ तो फिर बोलो, वो थोड़ी करेगा। हाँ राजेंद्र, राजेंद्र एसी ऑन कर देना। भूल जाओ अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ हम कुछ नहीं लेते कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, नॉर्मली लेते हैं। हाँ नॉर्मल की तरह ही लेते हैं। हाँ तो बना लें जरा स्ट्रक्चर। हाँ बना लिया तो पीछे का चला दो। सो प्लीज बताएं जरा, ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग समझ में आया या नहीं? और प्लस एम वाला ग्रुप, प्लस एम वाले ग्रुप में की एटम पर हमेशा क्या होगा? लोन पेयर। और उस लोन पेयर की शिफ्टिंग हमेशा ऐसे ही होगी। और पाई इलेक्ट्रॉन वाले दूसरे कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बना लिया? ठीक है, चलो अगला एग्जांपल। यहां पर हम लगाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। दिस इज द की एटम। की एटम के पास कोई लोन पेयर है? नो।
की एटम अनसैचुरेटेड है, यस। तो अब की एटम क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस से आगे शिफ्ट होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, अनसैचुरेटेड सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है। डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड का मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए तो इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, आप सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और अल्टीमेटली इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही था लोन पेयर, एक पेयर और हो गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है ना। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गए, तो इस नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर क्या है, द CN ग्रुप withdraw electron from unsaturated center will exert minus M effect. और यहां था ग्रुप विद लोन पेयर exert plus M effect. तो अनसैचुरेटेड सेंटर का इलेक्ट्रॉन रिच होना या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अदर ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया? अनसैचुरेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस सेंटर। तो ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, हम उस ग्रुप का कहते हैं। हम यहाँ क्या कहेंगे, NH2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करता है, प्लस एम इफेक्ट। CN ग्रुप कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करता है, माइनस एम इफेक्ट। सो ग्रुप्स सारे फंक्शनल ग्रुप्स ही है ना। फंक्शनल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज दोज एक्सर्टिंग प्लस एम इफेक्ट, दोज एक्सर्टिंग माइनस एम इफेक्ट। वहां सिंपल रेजोनेंस कहेंगे अगर कॉन्जुगेशन है तो, बिना फंक्शनल ग्रुप के भी कॉन्जुगेशन होता है ना। मीजोमेरिक मैंने बताया था ना, व्हेन हेटेरो एटम पार्टिसिपेट, तो हम रेजोनेंस में ये वर्ड यूज कर देते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, कोई ग्रुप के पास अगर लोन पेयर ना हो और वो खुद अनसैचुरेटेड हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो, तो वो माइनस एम इफेक्ट एक्सर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। sp2 कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड है। हाँ, तो की एटम यहाँ कार्बन था। हाँ, क्या? हाँ, माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस ग्रुप की तरफ होगा। माइनस एम मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी तरफ होगा ना। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा। डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी। डायपोल को किस तरफ डायरेक्ट करते हैं हम, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, जहां नेगेटिव चार्ज होता है। हो गया? अब अगर मान लो इसके आगे ऐसे ग्रुप होता, तो क्या ये प्लस एम इफेक्ट एक्सर्ट करता? हाँ, करता ही एक्सर्ट, यहाँ करता। ये सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है। मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच की एटम, ये सैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच की एटम, तो यहाँ नो एम इफेक्ट। जब एम इफेक्ट नहीं है तो क्या इफेक्ट बच जाता है, इंडक्टिव। OH का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है बस। तो एक चीज दिमाग में बिठा लें कि पहले तो मेसोमेरिक वर्ड यूज कब करना है, व्हेन की एटम हैव कॉन्जुगेशन। किसके साथ, किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। whenever key atom has conjugation it will exert mesomeric effect। समझ में आई है? अभी और एग्जांपल की जरूरत लग रही है मुझे। हाँ, पहले तो ये स्लाइड लिख ली। इधर देखिए, इधर देखो, ये है ग्रुप, हेटेरो एटम वाला ग्रुप।
किसके साथ अटैच्ड है ये? सैचुरेटेड कार्बन। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था अनसैचुरेटेड कार्बन, नो मीजोमेरिक इफेक्ट, नो मीजोमेरिक इफेक्ट। तो फिर कौन सा इफेक्ट? OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, मैं बता देती हूँ, पर अब मैं सारे एग्जाम्पल दोबारा से बता, लिख तो लिया ना ये सारा, तो अब एग्जाम्पल देखो, समझ में एग्जाम्पल से ही आएगा। हाँ जी, हो गया। अब देखें, कौन सा इफेक्ट? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है की एटम? ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन के पास? अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है। की एटम विद लोन पेयर। तो कौन सा इफेक्ट हुआ? प्लस सेम इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट माइनस है। इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा ही माइनस होता है ना हेटेरो एटम का। बट अगर दोनों चीजें देखनी हो तो हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे? मीजोमेरिक। हाँ ये भी है, CH है। हाँ इधर क्लियर डिफरेंस है, समझ में आया? की एटम एक अनसैचुरेटेड सेंटर, एक फंक्शनल ग्रुप देख लो, उसका डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच था, दैट इज द की एटम। आर्यन इधर ध्यान दो, बातें नहीं। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट में एक ही चीज बताई थी, अल्काइल ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, इंडक्टिव इफेक्ट विल ऑलवेज बी देयर, और माइनस ही होता है सारे फंक्शनल ग्रुप का। हो गया ये? अगला एग्जांपल देखो, ये है आइसोमर है ना दोनों, पोजिशनल आइसोमर है ये। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसमें कौन सी है? की एटम इज नाइट्रोजन, ऐसा है नहीं? अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन, जो अनसैचुरेटेड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस एम इफेक्ट। जबकि यहाँ की एटम सैचुरेटेड कार्बन है, नो मीजोमेरिक इफेक्ट। जब मीजोमेरिक नहीं है तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ माइनस एम भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है। नाइट्रो यहाँ दो इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, माइनस एम भी कर रहा है, माइनस आई भी कर रहा है। एम क्यों कर रहा है गुनताज बताओ? माइनस एम इफेक्ट क्यों कर रहा है? हाँ करेगा, क्यों कर रहा है पर माइनस एम इफेक्ट? क्या इसमें स्पेशलिटी थी स्ट्रक्चर में? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्या है ये? कॉन्जुगेशन में की एटम नाइट्रोजन है, की एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, की एटम इज अनसैचुरेटेड। जब भी की एटम अनसैचुरेटेड हो विद नो लोन पेयर और अनसैचुरेटेड सेंटर से अटैच्ड हो, तो उसका इफेक्ट कौन सा लेते हैं? माइनस है। कॉन्जुगेशन इज मस्ट फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इज मस्ट फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट। यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड दूर चला गया है।
बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। 5 मिनट जरा स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, फिर आंसर बताना मुझे। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एस्टर है। बाकी एग्जाम्पल लिख लिया ना सबने? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया तुमने। एस्टर का अगर हमसे पूछा जाए कि एस्टर का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम या माइनस एम, इसका दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब देखो ये सी जिससे अगर ये अटैच्ड है, जहां जिस तरफ ये सी से अटैच्ड है वहां क्या है? माइनस है, मतलब उससे ये विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना। लेकिन दूसरे साइड में फिर से ये अनसैचुरेशन है, पर की एटम अब ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। तो एस्टर कैन एक्सर्ट बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। एस्टर कैन एक्सर्ट, अभी सिर्फ तुम्हें ये समझना है कि मीजोमेरिक इफेक्ट है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, बस उस पे पहले अपना क्लैरिटी होना जरूरी है। एस्टर कैन एक्सर्ट बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट depending on point of attachment, depending on point of attachment. C डबल बॉन्ड O वाला जो एंड है उस तरफ होगा उसका माइनस एम, और जहां लोन पेयर से अटैच्ड है वो होगा प्लस एम इफेक्ट। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखो जरा सामने, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CONH सेकेंडरी अमाइड है नहीं? CONH2 होता है प्राइमरी अमाइड, ये है सेकेंडरी अमाइड। इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों तरफ है, कॉन्जुगेशन दोनों तरफ है, इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है, उधर भी है इधर भी है। तो जहां CO से अटैच्ड है उस तरफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, क्या हो गया? माइनस एम। लेकिन जहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है वहां इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, प्लस एम। मुझे बताओ क्लियर हो रहा है? बहुत ही आसान है, ग्रुप्स को ध्यान से देखो, किससे अटैच्ड है पहले वो देखो, मीजोमेरिक है या नहीं पहले ये तो डिसाइड कर लो, देन चेक की एटम, की एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस एम हो जाएगा, की एटम अनसैचुरेटेड है तो माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। इधर बेंजीन पर अपना इफेक्ट है, दूसरी बेंजीन पर उसका अपना इफेक्ट है, एक रिंग रिच हो रही है दूसरी डेफिशिएंट हो रही है। ठीक है, अब मीजोमेरिक इफेक्ट से क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जरा देखिए। ये एक अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल इथेनॉल है ये, जिसमें डबल बॉन्ड से अटैच्ड है OH। OH कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है? प्लस एम एंड माइनस एम। पहली स्ट्रक्चर में इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस चेन पे इसके कंपैरिजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल चार्जेस है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल किधर होगा? फॉरवर्ड। डायरेक्शन ऑफ डायपोल ये होगा, जहां नेगेटिव चार्ज होता है डायपोल उसी तरफ डायरेक्टेड होते हैं, बॉन्डिंग में किया था हमने। चलो अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आते हैं।
मीजोमेरिक इफेक्ट से इसकी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वेयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस टुवर्ड सी, और जो स्ट्रक्चर बनेगी, यस ये स्ट्रक्चर बन गई। अब डायरेक्शन ऑफ डायपोल किधर है, मतलब जब भी ये इंडक्टिव और मीजोमेरिक के साइन ऑपोजिट होंगे तो नेट, एक सेकेंड इधर इधर, जब भी मीजोमेरिक और इंडक्टिव के साइन ऑपोजिट होंगे उससे क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो वेक्टर सम है सारी स्ट्रक्चर्स का। पहली स्ट्रक्चर में वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दूसरी स्ट्रक्चर में जस्ट ऑपोजिट है, पार्शियली कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का दोनों में अलग अलग है, नीचे वाले में तो कंप्लीट चार्ज है, ऊपर वाले में पार्शियल चार्जेस है। कोई बात नहीं, हाँ स्टेबिलिटी पहली स्ट्रक्चर की है ज्यादा, सेकंड की कम है, पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेकंड में ज्यादा है ना, हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। सो नेट जो डायपोल है वो टुवर्ड्स कार्बन ही रहेगा, बट इसने मीजोमेरिक इफेक्ट ने इसके डायपोल मोमेंट को एक्सपेक्टेड से कम कर दिया, तो यहां हम लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट its dipole moment decreases, its dipole moment decreases because direction of dipole is reversed, as direction of dipole is reversed. Due to resonance effect या due to mesomeric effect, direction of dipole is reversed, so dipole moment decreases. और ऐसा हमेशा होगा जब भी मेसोमेरिक और इंडक्टिव के साइन ऑपोजिट होंगे। एक्सपेक्टेड से कम होगा। तो आप मुझे आंसर दो कि विनाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? इथाइल अल्कोहल में तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज ऑलवेज टुवर्ड दिस, वहां तो इथाइल एक्सर्ट कर रहा है प्लस एम इफेक्ट और OH एक्सर्ट कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, यही इफेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें तो डायपोल की डायरेक्शन रिवर्स ही नहीं हुई। सो विच इज मोर पोलर? इथाइल अल्कोहल। सेकेंड इज मोर पोलर देन फर्स्ट। पहले बताओ ये समझ में आया? किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? सेकेंड वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ डायपोल की डायरेक्शन सेम रह रही है, जबकि विनाइल अल्कोहल में डायपोल कैंसिल हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन पार्शियली तो कैंसिल ही हो रहे हैं। हाँ स्तुति, सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, ये इथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, OH ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट है। तो इसमें डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ है? ऑलवेज टुवर्ड्स OH जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहां पर क्या था, फर्स्ट स्ट्रक्चर में डायपोल इधर जा रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में डायपोल इधर जा रहा है, तो डायपोल रिवर्स हो रहे हैं। आ गया समझ में? अगर OH की जगह क्लोरीन होता तब भी यही होता। समझ में आइए? तो मीजोमेरिक से बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक तो हमने इफेक्ट देखा डायपोल मोमेंट का। क्लियर? अब एक एग्जांपल और देखिए। ये सबने लिख लिया? कोई रह तो नहीं गया? हाँ इधर। अब दूसरा एग्जांपल, हमने इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच किया,
नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट होता है, जल्दी से बताएं, -I, तो डायपोल की डायरेक्शन ये वाली थी, बट साथ ही इसका कौन सा इफेक्ट होता है, -M, -M से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, सॉरी रादर इसमें तो स्ट्रेंथनिंग हो रही है ना, दोनों डायपोल के डायरेक्शन एक ही है, डायपोल ऐड हो जाएंगे, तो रेजोनेंस से इसका डायपोल मोमेंट इंक्रीज हुआ। जब भी साइन इंडक्टिव और मेसोमेरिक का सेम होगा, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस। तुमने देखा एक में तो रेजोनेंस से डायपोल कम हो गया, दूसरे में रेजोनेंस से ज्यादा हो गया। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, इन दोनों के साइन। यहां पर डायपोल जो है या पोलैरिटी है, उसका ऑर्डर ऑपोजिट हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में दो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक करनी हो, डायपोल मोमेंट चेक करना हो, ये वाले इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस ग्रुप का इस कंडीशन में इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इनके क्या साइन है। हाँ जी, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे असाइनमेंट में भी था। अब तुम आज की क्लास के बाद बुकलेट के क्वेश्चन जीओसी के कर सकते हो। चले आगे, लिख लिया। सेकेंड देखें, बॉन्ड लेंथ। सेकेंड यूज कर रहे हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट के। पहला डायपोल मोमेंट पे कैसे इन्फ्लुएंस किया, बॉन्ड लेंथ। हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। एक इथाइल क्लोराइड है, दूसरा विनाइल क्लोराइड है, तीसरा क्लोरोबेंजीन है। पहले तो इफेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में -I है, डायपोल इधर ही है, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। इज सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड केस में -I एंड +M इफेक्ट। रेजोनेंस का एक रूल है, सारी स्ट्रक्चर्स में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए, है ना। वो सेम है, लोन पेयर भी सेम है। देखो दूसरी जगह आ गया लोन पेयर, +M इफेक्ट था। अब बताओ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसमें। डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लॉन्गर होगा। ये पॉइंट समझ में आया। सेकेंड वाले में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा। दोनों में से किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को, पहले वाले में, बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड। तो सेकेंड में हम कहेंगे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, it gets double bond character and will have higher bond energy and will have higher bond energy.
carbon chlorine bond will have higher bond energy, or you can say this chlorine will be comparatively inert. फर्स्ट वाले की क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगी, सेकंड वाले की क्लोरीन कम रिएक्टिव होगी, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना पूरा आसान नहीं होगा। पहला वाला बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, एनर्जी देंगे टूट जाएगा। तो तुम्हारे जीओसी के फर्स्ट पेज पे कोई क्वेश्चन है इस तरह का, जो असाइनमेंट है बुकलेट की, हो गया? व्हाट अबाउट द लास्ट वन? लास्ट वन, क्लोरोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन इधर, और इसकी एक स्ट्रक्चर में बना रही हूं, क्या इसकी एक ही स्ट्रक्चर है? इसकी तो बहुत सारी स्ट्रक्चर है, मतलब ज्यादा स्ट्रक्चर्स में कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो अगर हमारे पास मान लो 4-5 स्ट्रक्चर है, तो उसमें पहले स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम हो जाएगी ना, बाकी की सारी स्ट्रक्चर में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में, इसमें तो 50% ये है, 50% ये है। लेकिन सेकंड वाले में क्या होगा? पहली स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, बाकी सारी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। अभी एक और स्ट्रक्चर भी आ सकती है ना, अगली वाली ऑर्थो। एक मिनट, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड बना दूं इसकी। हाँ, ये तो सबने बाकी लिख लिया ना? नहीं, इधर वाला तो लिख लिया ना? अच्छा, लिखो पहले ये मैं अगले पेज पे दिखा रही हूँ। अच्छा ठीक से नहीं, स्पेस कम है। हाँ, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू सेकंड स्टेबिलिटी तो इसकी भी कम है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम डबल बॉन्ड जो है वो क्लोरीन वाले पर रहेगा ना। 5 स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर में सिंगल है, बाकी सब में डबल है, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कम है, बट स्टिल डबल बॉन्ड तो है ना। अब बना लिया ये निशान? ये स्लाइड लिख ली कि नहीं सबने? कौन रह गया अभी? हो गया इधर? तो क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले मुझे बताओ, ये एरो लिख के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? लोन पेयर इधर, ये इधर, हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ले रहे हैं ना, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन की वेव ऑर्थो पे आ गई। हमेशा एरो जो है ना, जहां इलेक्ट्रॉन है वहां से दूसरी डायरेक्शन में जाता है। यहां इलेक्ट्रॉन है, इधर जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। क्लोरीन पर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, पैरा पोजीशन। तो मैंने लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट बताई थी ना कि इलेक्ट्रॉन का चेंज हमेशा किन पोजीशंस पर होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। यहां इधर ये नेगेटिव, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या बनाएंगे हम? डॉटेड लाइन, जिसमें नेगेटिव चार्ज और ऊपर वाली लाइन में पॉजिटिव चार्ज, ऊपर वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज। ये हैं डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। क्या हुआ? नहीं नहीं, इस डॉट तो यहीं घूम रहा है ना, नेगेटिव चार्ज इधर घूम रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे तो नहीं गया ना। स्टार्टिंग में तो पार्शियल चार्ज है, तो कंप्लीट नेगेटिव जब हम लिखेंगे तो जहां जहां जा रहा है नीचे की तरफ ही लिखेंगे ना। प्लस एम इफेक्ट, negative charge is delocalized at ortho and
para position due to plus m effect. ये स्टेटमेंट समझ में आई? नेगेटिव चार्ज इज delocalized at ortho and para position due to plus m effect of chlorine. लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए स्ट्रक्चर. एक एक एरो को दिमाग में बिठा लें कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं. क्वेश्चन सिंपल ऐसे भी आ जाते हैं, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. इस तरह के बड़े क्वेश्चन बनते हैं रेजोनेंस पर. और ये वाली क्लोरीन भी इनर्ट होगी. तो लिसन, इधर बना ली स्ट्रक्चर. कौन रह गया अभी? हाँ, पुष्कल बना ली. तो अब मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ सुनना. इसमें कहा जाता है क्लोरीन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज इनर्ट. ये स्टेटमेंट समझ में आई? क्लोरीन या हेलोजन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज इनर्ट. ये इनर्ट है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड. ड्यू टू इट्स प्लस एम इफेक्ट. आ गया समझ में? तो लिख लीजिए स्टेटमेंट. हेलोजन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन. हेलोजन attached to doubly bonded carbon is inert due to its, हाँ जी इधर कुछ लिखवा रही हूं मैं, due to its plus m effect. Halogen attached to doubly bonded carbon is inert due to its plus m effect. ये इसकी सेकंड बॉन्ड लेंथ वगैरह चेक करने की एक सेकंड हमारे पास एक यूज आ गया मेसोमेरिक इफेक्ट से, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब बेंजीन के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल है? बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है. हाँ, यहां तक सबने लिख लिया ना? नाउ स्टॉप राइटिंग. पहले ये लिख लो. हो गया सबका ये लाइन? हाँ, अब पीछे लिख रहे हो अभी? हाँ जी इधर पुष्कर, और तुमने लिख लिया? नाउ लिसन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी मैं बताने वाली हूं आगे. बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, सबको पता है ना? कोई भी डबल बॉन्ड वाला सेंटर हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है. बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है. रादर हमने बॉन्डिंग में किया था कि बेंजीन में रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना? तो बेंजीन पर हमेशा जो भी अटैक करेगा, जो रिएजेंट अटैक करेगा, दैट शुड बी एन इलेक्ट्रोफाइल. तो बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है. अब सिंपल बेंजीन है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ उसमें, तो कहीं भी चला जाए इलेक्ट्रोफाइल एक ही कंपाउंड बनेगा, है ना? बेंजीन के ऊपर लगा दें, नीचे वाले का इधर लगा दें, इधर लगा दें, वो एटम पहला एटम ही बन जाएगा. बेंजीन में कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जा सकता था, सारी पोजीशन एक जैसी है. लेकिन अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, XYZ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, और ये दो ग्रुप्स हैं, अगर इस ग्रुप का प्लस m इफेक्ट है और जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है उसका माइनस m इफेक्ट है, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्टेड होगी. फर्स्ट केस में क्या होगा? जहां प्लस m इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? इस तरफ, टुवर्ड्स द रिंग. जब भी कोई ग्रुप जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उसका प्लस m इफेक्ट है, तो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा. बेंजीन को क्या बना देगा? और भी इलेक्ट्रॉन रिच. ये प्लस m वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है,
बेंजीन को और भी इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। कौन सी पोजीशन पर रिच बना रहा है? एक मिनट ध्यान से सुनो। बेंजीन के ऊपर एक्स जो ग्रुप लगा हुआ है उसका प्लस सेम इफेक्ट है ना, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, बट एट विच पोजीशन रिंग विल बी इलेक्ट्रॉन रिच? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो भी ऑर्थो पैरा पर जाते हैं, निकलते हैं तो भी ऑर्थो पैरा से निकलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट केस में मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगी, सुनो पहले ध्यान से, कि अगर कोई ग्रुप जिसका प्लस सेम इफेक्ट है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो प्लस सेम की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, और क्योंकि हम जानते हैं कि मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पर जाते हैं, तो बेंजीन रिंग ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल अब स्पेसिफिकली कौन सी पोजीशन पर जाना चाहेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो हम क्या कहेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड दिस ग्रुप will direct coming electrophile at ortho para position। अभी कुछ नहीं लिखना है, लिखवा दूंगी बाद में। This group will direct attack of electrophile at ortho and para position। तो जो प्लस सेम इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं उनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं। हम प्लस सेम वाले ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहे हैं कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और साथ ही इन ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि रिंग इतनी रिच हो गई है कि बहुत कम एनर्जी देने पर, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी तो पता है ना तुम्हें? ये मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गया, रिंग एक्टिवेटेड होगी, रिच हो गई, और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गई, तो अब इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। कौन सी पोजीशंस पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और उसको कम एनर्जी देके ही हम रिएक्शन करवा लेंगे। तो हम एक्स जो मेसो प्लस एम वाले ग्रुप्स हैं उनको क्या कहने वाले हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, जब माइनस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है, बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम होने लगेगी, और ज्यादा कम कहां की होगी? ऑर्थो एंड पैरा पर। रादर ऑर्थो पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल विल नेवर अटैक एट दिस पोजीशन, रिपल्शन थोड़ी करना है उसको। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा एनर्जी देके बेंजीन पे अटैक करवाएं भी, इट विल बी कंपेल्ड टू अटैक ओनली एट रिमेनिंग मेटा पोजीशन, जहां कुछ नहीं हो रहा। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि जहां भी पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल को रिपेल करने वाला है। दूसरा, ऑर्थो पैरा पर तो जाने ही नहीं देगा वो, क्योंकि वहां तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल को अगर एनर्जी मिल रही है उसको जाना ही पड़ेगा बेंजीन पे, तो वो कहां जाएगा? और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन का वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके ग्रुप के मेटा पोजीशन पर जाने वाला है। रिप्लेस हाइड्रोजन होता है बेंजीन में। बेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो बेंजीन के H पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। तो बेंजीन का कौन सा H रिप्लेस हो, जहां H रिप्लेस हो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है ना। तो हमें जो ग्रुप लगे हुए ना बेंजीन पे, उसको देख के पता चलेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन सारे हाइड्रोजन में से कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आने वाला है। अगर ये माइनस एम वाला ग्रुप है तो इस पोजीशन वाले H को रिप्लेस करेगा। अगर ये प्लस एम वाला ग्रुप है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये जानने के बाद तुम्हारे पास बेंजीन की जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उन सबके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट तुम 1 सेकंड में लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें उस ग्रुप का इफेक्ट पता चल गया। तुम्हें पता चल गया ये प्लस एम है या माइनस एम है। जैसे प्लस एम है तुम्हें पता है ई को हमने कहाँ अटैक करवाना है, ऑर्थो एंड पैरा पर। अगर माइनस एम वाला ग्रुप है तो मैं उस ई को कहाँ अटैक करवाना है, मेटा पर। तो ऐसे में इतनी सारी रिएक्शन अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला लिखिए अब, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट। मैं वो सारा दोबारा लिखवा रही हूँ, मैं फिर से लिखवा रही हूँ, समझाने के लिए बताया था तुमने। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट of groups
attached to benzene. Orthopara directing effect of groups attached to benzene. सबसे पहले पॉइंट ये लिख लीजिए, बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल. Benzene is a nucleophile and will be attacked by electrophile. Benzene is a nucleophile and will be attacked by electrophile. Rate of reaction is directly proportional to electron density of ring. या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइलिसिटी, है ना. न्यूक्लियोफाइलिसिटी, कितना न्यूक्लियोफिलिक है बेंजीन, जितना रिच होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा. तो पहला तो है बेंजीन पे अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, क्योंकि बेंजीन खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल. दो तीन तो डेस्परेट हैं ज्वाइन करने के लिए, रोज एफर्ट करते हैं. तो बदतमीज लोग होंगे, क्या फायदा. हाँ ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आया. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग. प्लीज ये फर्स्ट पॉइंट सबने लिख लिया, क्लियर है. दूसरा, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करता है पर ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि बेंजीन हमेशा ट्राई करेगा अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए. सो दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ द रिंग टू मेंटेन एरोमेटिसिटी. इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ ring to maintain aromaticity. वो डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना चाहेगा. और इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब बाय इलेक्ट्रोफाइल. ओवरऑल रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. रादर ये एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशलिटी है कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड में एक रिएक्शन हमेशा होती है, और वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेंजीन के लिए समझ में आए. इलेक्ट्रोफाइल आता है पर ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो ऐड होगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, एक डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा. लेकिन उसको डबल बॉन्ड रखना है तो वो क्या करेगा, आएगा पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. आ गया समझ में. तो इस रिएक्शन को हम कुछ ऐसे लिख सकते थे, प्लीज बातें ना करें और इसको ध्यान से देखें. ये देखें, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड लिसन. जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया, इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शुरू हो गया. इलेक्ट्रॉन ई के पास चले गए, ई ने यहां से बॉन्ड बना लिया और रिंग पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ये क्या बना, कौन सा, कार्बोकेटायन. ये स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप.
क्यों है स्लो स्टेप? एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में घूमेगा रिंग पे, ई तो अपना टिक गया यहां पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज को घुमाता रहेगा, ये स्ट्रक्चर बन गए। स्टिल वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, ये इधर आ जाए। तुम देख रहे हो हम एरो की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखा रहे हैं ना, यहां पहुंच गया। सो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस से घूमता जा रहा है, बट किसी भी स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी नहीं आई। तो अब ये फास्ट स्टेप में टू रिटेन एरोमेटिसिटी लिखना नहीं है, मैं दूंगी टाइम। जो मैं एरो दिखा रही हूं उस पर ध्यान दे, पहले इसको देखो, मैं नोट कर लेना, बाद में लिखना बंद करो। पाई इलेक्ट्रॉन ई की तरफ गए, ई के साथ बॉन्ड बना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पहुंच गया, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे पहुंच गया, बट अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कौन करेगा? हाइड्रोजन। ये CH के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां से क्या निकल गया? H पॉजिटिव। H के सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में आ गए, तो सेक्रीफाइस हाइड्रोजन ने किया, वो रिप्लेस हो गया। अल्टीमेटली अगर हम फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट को देखें तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? E। तो बेंजीन की सारी रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड की सारी रिएक्शन इसी तरीके से होती है। अभी हमने क्या लिया था? सिर्फ बेंजीन, तो कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता था, ई कहीं भी जा सकता था, बिकॉज सारे कार्बन इक्वली इलेक्ट्रॉन रिच हैं, सो एनीवेयर ई कैन अटैक। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप होता तब प्रॉब्लम होती ना। तो पहले तो ये बेंजीन की रिएक्शन लिखो। दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्गेनिक में नाम सुना होगा ना मैकेनिज्म का, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। पहला स्टेप हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला, दूसरा स्टेप लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला। और तुम समझ सकते हो इसमें कितनी सारी ट्रांजिशन स्टेट आती जाएंगी। पहला कार्बोकैटायन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पता है ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने सारे TS बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब लिख लो उसको। इस टाइम तक हमने कोई मीजोमेरिक इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिया है, सिंपल बेंजीन की, कोई ग्रुप नहीं था इसके ऊपर। पहला स्टेप स्लो है ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लास्ट स्टेप फास्ट है, रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। हाँ, किसी पे भी कर सकता था, किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन को ले सकता था। एनर्जी देनी पड़ेगी ना, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ती है ना, पर कितनी देनी पड़ती है वो बताता है ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या थी। कम देनी पड़े तो हम कहेंगे रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर कोई बेंजीन पे ग्रुप लगा दें, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी लिखवाती हूँ मैं तो। हाँ जी, हो गया ये लिखना है अभी? हाँ करो करो। हाँ इधर आर्यन लिख लिया, समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ एरोस? अब हम आते हैं कि अगर कोई ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो तो ये रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे? लिखिए स्टेटमेंट, इफ a group with लिखना शुरू करें रुशल। if a group with plus m effect
is directly attached to benzene ring, it will increase electron density of ring at ortho and para positions and makes these positions more nucleophilic for attack of electrophile. और ऐसा क्यों है? By increasing electron density at these positions, by increasing or by plus M effect. If a group with plus M, लिख ही लिया है हमने, ये न्यूक्लियोफाइल बनाया है by increasing electron density. तो अब हम क्या करने वाले हैं? इन ग्रुप्स पर अटैक करवाने के लिए अब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इन सारे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? These are activating group and orthopara directing group. So, पहले तो यहां तक लिख लें. A group with plus M effect directly attached to benzene ring will increase electron density at ortho and para position, या एक्टिवेट कर देगा इन पोजीशन को, make these positions more nucleophilic for attack of electrophile. ये स्टेटमेंट लिखिए सबने. So all the groups with plus M effect are ortho and para directing groups and activating group. Activating groups for electrophilic substitution. For electrophilic substitution reaction. ये टर्म से बेंजीन रिंग के लिए लेते हैं, मतलब एरोमेटिक रिंग के लिए. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक रिंग. तो सारे प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप को विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग. इस एक्टिवेटिंग टर्म का मतलब क्या है कि अब जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेंजीन के कंपैरिजन में कम हो जाएगी. इन रिएक्शंस को करवाने के लिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, अब हमें पहले से कम एनर्जी देनी पड़ेगी. हमने डायग्राम किया था ना स्टार्टिंग में, एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम. ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है इतनी एनर्जी देकर. अगर बेंजीन की एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 60 है और OH लग जाए तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है 20 रह जाए, क्योंकि OH ग्रुप ने रिंग को क्या कर दिया? एक्टिवेटेड कर दिया. बताते हैं. हाँ, कम हो, बेंजीन से ज्यादा हो जाएगी माइनस M में, प्लस M में कम हो जाएगी. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब बेंजीन रिच होती है ऑर्थो एंड पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा? ऑर्थो पैरा पर जाना चाहेगा ना. तो उस ग्रुप की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट हुआ किस पोजीशन पर? तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इट विल बी डायरेक्टिंग द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पैरा पोजीशन. क्योंकि मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई नहीं. अगर मेटा पे जाएगा भी तो उसके चांसेस या उसकी परसेंटेज बहुत ही कम होगी ना. जहां पर उसको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है वो तो वहीं जाएगा ना. ठीक है.
हाँ, जैसे कि चले आगे, जैसे एग्जांपल लिखिए, बेंजीन पर NH2 ग्रुप, इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? एनालीन कहते हैं ना इसको। जैसे एनालीन है, अब देखें यहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है? प्लस m की वजह से। ये देखो मैंने अभी जहां एरो बताया वो ऑर्थो पोजीशन है। अब मान लो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल, तुम्हें पता ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ तो कंट्रीब्यूट करती है ना, इसका मतलब बेंजीन रिच हो रही है कौन सी लोकेशन पर? ऑर्थो पर, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अट्रैक्ट होगा ना। फिर ये हो रही है पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर भी जा सकता है। फिर ये देखिए बची हुई ऑर्थो पोजीशन, दो ऑर्थो होती है ना। तो अब हम क्या कहेंगे? एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ मुमताज, लिख लिए स्ट्रक्चर। अब मान लो यहाँ E पॉजिटिव जाता है, मैं सिंगल स्टेप रिएक्शन लिख रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ उसकी। तो ये इतने सारे H है ना, कौन कौन से H को रिप्लेस कर सकता था बताओ? क्योंकि NH2 का कौन सा इफेक्ट है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये जितनी भी ऑर्थो है, दो ऑर्थो तो एक जैसी हैं, या तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दोनों ही बनेंगे, मतलब ऑर्थो बन रहा है तो पैरा तो बनेगा ही। कुछ परसेंटेज ऑर्थो की होगी, कुछ पैरा की होगी। तो इसका मतलब NH2 का कौन सा इफेक्ट हुआ? ऑर्थो पैरा। एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब है बेंजीन के कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में इसकी रिएक्शन फास्टर होंगी। इवन कुछ केसेस में तो क्या सारी ही ऑर्थो पैरा पर ही आ जाता है, मतलब इतनी रिंग एक्टिवेटेड रहती है, क्योंकि एनिलीन का मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है। OH से ज्यादा होगा ना, N इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आगे तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो एनिलीन में ऑर्थो पैरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, बट मेटा पे बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल परसेंटेज। जहां पर उसको इतने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाना चाहेगा ना। ट्राई मतलब ये सारी तीनों जगह पर अगर E आ जाए, इतनी एक्टिवेट हो गई रिंग के सारे इलेक्ट्रोफाइल आके रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा कॉमन सा टर्म है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो इन सब में रोल किसका हो रहा है? मीजोमेरिक का, मीजोमेरिक इफेक्ट। NH माइनस आई है, पर माइनस इंडक्टिव को तो हम तब देखते हैं ना जब मीजोमेरिक हो ही ना, इसलिए यहां तो मीजोमेरिक ही डिसाइड कर देगा। अब तुम्हारा NH2 की जगह OH होता, OCH3 होता, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें की एटम पर लोन पेयर है, ऐसा ही होता उसमें। हाँ कर लिया तुमने। अब यहाँ एक एक्सेप्शन देखें। अब यहाँ एक्सेप्शन देखें, हेलोबेंजीन जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो बेंजीन जो भी है। हाँ बताएं, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट है? हेलोजन का प्लस M इफेक्ट है, मतलब E पॉजिटिव आता,
अगला टॉपिक शुरू हो चुका है, इधर सामने देखें। जब ई पॉजिटिव यहां आया, इसने क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन थी उसका एच को रिप्लेस किया, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन को रिप्लेस किया बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। लेकिन क्लोरीन हेलोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका माइनस आई भी काफी ज्यादा होता है, तो इसका प्लस एम और माइनस आई कंपेरेबल है, माइनस आई और प्लस एम कंपेरेबल है तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग है। माइनस आई इतना स्ट्रॉन्ग है इसका इन कंपैरिजन टू प्लस एम कि ये एक्टिवेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू comparable प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। बाकी सारे प्लस एम वाले ग्रुप्स क्या होते हैं, बाकी सारे प्लस एम वाले ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यही एक्सेप्शन है। तो लिख लीजिए, हेलोजन एक्सर्ट प्लस एम इफेक्ट बट डीएक्टिवेटिंग। ये तो पता चल गया ना, ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग किसके रिस्पेक्ट में, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में। हेलोजेंस आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू कंपेरेबल प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। जैसे आईटी में एक बार एक स्टेटमेंट आई थी ब्रोमोबेंजीन के रिस्पेक्ट में, क्या, ओरिएंटेशन इज ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना ये स्टेटमेंट, ओरिएंटेशन मतलब कहां जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट डायरेक्ट कर रहा है, और रिएक्टिविटी कौन डायरेक्ट कर रहा है, इंडक्टिव। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, करता है पर यहाँ उतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना कि इंडक्टिव है। हाँ, इस एग्जाम्पल में तो हम हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये बात कह सकते हैं ना, ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाय मेसोमेरिक एंड रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ये पॉइंट समझ में आया इधर सबको। अब माइनस एम में क्या होगा, लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब H की जगह E आ जाए, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा H निकलेगा, दिस इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन। हाँ जी, इधर हो गया। तो चलें, अ ग्रुप विद माइनस एम इफेक्ट a group with minus M effect decreases electron density of benzene at ortho and para positions and deactivate these positions for electrophilic attack. इतना तो हमें पता है, माइनस एम का मतलब टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और ऑर्थोपैरा वाले ही जाएंगे बाहर, तो ऑर्थोपैरा पोजीशन डेफिशिएंट हो जाएंगी और डीएक्टिवेट हो जाएंगी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए, पोजीशन पर जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल। Deactivate these positions for electrophilic attack. यहां तक लिखिए।
तो अब हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल विल नाउ बी कंपेल्ड, जबरदस्ती अटैक करेगा, विल बी कंपेल्ड टू अटैक एट ओनली रिमेनिंग मेटा पोजिशन, जहां ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना कम होती है। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल will now be compelled, हाँ जी इधर, electrophile will now be compelled to attack at remaining meta position and require more activation energy. Require more activation energy. ये नहीं है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, मेटा पे तो कुछ होता ही नहीं है, एक में ऑर्थो पैरा पे ज्यादा हो रही है, दूसरे में ऑर्थो पैरा पे कम हो रही है. Require more activation energy. So all the groups with minus M effect are considered as meta directing and deactivating groups for electrophilic substitution reaction. For electrophilic substitution reactions. हाँ जी इधर स्टेटमेंट लिख ली क्या? जैसे एग्जाम्पल करते हैं हम नाइट्रोबेंजीन का, ये है नाइट्रोबेंजीन, तुम्हें पता है नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट है, माइनस आई तो होता ही है. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो किधर डालने वाले हैं, इधर बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे थोड़ी कोई इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा. बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं करेगा ना, ये स्ट्रक्चर तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है ही, पर कम है कि ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन. यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो डॉटेड लाइन हम बता रहे हैं इसमें हम करेंगे पॉजिटिव सर्कल में, और नाइट्रोजन पर ये नेगेटिव चार्ज है. ऑर्थो पैरा पोजिशंस डीएक्टिवेटेड, ऑर्थो पैरा पोजिशंस डीएक्टिवेटेड. सो अगर हम यहाँ नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल डालते, ई पॉजिटिव डालते, तो हम कौन सी पोजीशन के एच को रिप्लेस करते? मेटा वाले, एक ही प्रोडक्ट हमें मिलता. तो माइनस एम वाले सारे ग्रुप्स, माइनस एम वाले सारे ग्रुप्स क्या हुए? मेटा डायरेक्टिंग. प्लस एम वाले सारे ग्रुप्स क्या हुए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. अब मान लो नाइट्रो पे CNO, COOH,
इस तरह के ग्रुप्स हों तो क्या इफेक्ट माना जाएगा इसका? माइनस है। ये लिख लिया? हाँ इधर। अब देखो नाइट्रो का ही एक और फंक्शनल आइसोमर है नाइट्राइट। इसमें ई जाए तो कहां जाएगा ये? हाँ जी, बेंजीन पे नाइट्राइट ग्रुप है। पहले की एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 सिंगल बॉन्ड है तो उस पर लोन पेयर नहीं आ जाते। अब बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस है में तो ये क्या बन गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ई कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो नाइट्रो और नाइट्राइट में डिफरेंस आ गया ना प्रोडक्ट में। नाइट्रो में एन से अटैच था और एन पे कोई लोन पेयर नहीं था। ये देखो यहां की एटम नाइट्रोजन था विद नो लोन पेयर अदर अनसैचुरेशन। इसमें की एटम ऑक्सीजन था विद लोन पेयर। तो इसका प्लस एम हो गया और इसका माइनस एम। ये पॉइंट ये क्लियर हुआ या नहीं? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो उस पर लोन पेयर आ जाते हैं ना। इसका बताओ कौन सा इफेक्ट होगा? सल्फोनिक एसिड है ना, SO3H। हाँ इधर से भी कौन सा इफेक्ट होगा? सल्फोनिक ग्रुप का। क्यों होगा माइनस एम? हाँ उधर बताओ इसका माइनस एम क्यों है? इतनी देर से मैं क्या बोल रही हूँ? कॉन्जुगेशन तो प्लस एम में भी होता है। की एटम हैविंग नो लोन पेयर एंड इट इज अनसैचुरेटेड। की एटम इज सल्फर, कोई लोन पेयर नहीं है उसके पास, अनसैचुरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। आया समझे? ठीक है। तो अगर सपोज ये कंपाउंड है और इसमें ई जाए तो कहां जाएगा? ये फर्स्ट रिंग है और ये सेकंड रिंग है। पहले तो बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कहां जाएगा ये? गलत ही बताना हमेशा। फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग। फर्स्ट रिंग में एन कौन सा इफेक्ट डाल रहा है? सामने देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बाद में बैक पैक कर लेना। प्लस एम का इफेक्ट, एन का कौन सा इफेक्ट है यहाँ? प्लस एम, डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये वाली पहली रिंग क्या हो गई? एक्टिवेटेड। इस तरफ इस सीओ का कौन सा इफेक्ट है? मतलब सेकंड रिंग क्या होगी? तो इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटेड पे जाएगा कि डीएक्टिवेटेड पे जाएगा? और एक्टिवेटेड भी कौन सी पोजीशंस पर होगी? तो दीज पोजीशंस विल बी अवेलेबल फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अमाइड का, सेकेंडरी अमाइड का भी इफेक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहां से अटैचमेंट थी। कुछ समझ में आया है? ऐसे ही गर्दन हिला देते हो? हाँ लिख लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब तक एक्टिवेटेड है ना, तो एक्टिवेटेड के हिसाब से रिएक्शन होती है। वो एक्टिवेटेड और पोजीशन सारों पे चला जाएगा। अगर मान लो 2 ग्रुप्स हो ना, एक एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड, तो रिएक्शन एक्टिवेटेड के हिसाब से होती है।
इसी की मीजोमेरिक की और एप्लीकेशन करेंगे हम मंडे को।